ठीक है, देखो हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसे चेक करते हैं, डाइवर्जेंट कैसे चेक करते हैं, और फिर ऑसिलेटिंग क्या होती है। ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस मींस आपके पास सपोज कोई भी सीक्वेंस कंसीडर किया आपने ए एन, इफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन, अगर ये सॉल्व करके कोई भी फाइनाइट वैल्यू आती है, फाइनाइट वैल्यू आती है, तो हम बोलते हैं कि जो सीक्वेंस ए एन है ना, वो सीक्वेंस ए एन क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। यही वैल्यू अगर हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन, आइदर इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, कोई एक, दोनों में से कोई एक आती है, तो हम बोलते हैं कि ये जो सीक्वेंस ए एन है ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। है ना, तो ये हमने बात की थी डाइवर्जेंट सीक्वेंस की, और इसके बाद हमने किया था ऑसिलेटिंग सीक्वेंस, और ऑसिलेटिंग सीक्वेंस के एग्जांपल किए थे। हाँ जी, करे थे -1 और 1, वो बताया था आपने। फाइनाइटली भी और इनफाइनाइटली भी, दोनों, है ना। तो अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम। एक सीक्वेंस लिखी मैंने, वो सीक्वेंस क्या है, 1, 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो। ये एक सीक्वेंस दी हुई है, चेक करके बताना है वेदर इट इज अ कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या ऑसिलेटिंग, किस तरह की सीक्वेंस है। अब चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी nth टर्म लिखते हैं और उस nth टर्म पे लिमिट लगाते हैं n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो सबसे पहले हम इस सीक्वेंस की nth टर्म लिखेंगे। ठीक है, लेट an बी द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, an nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या बनेगी, बताओ क्या बनेगी। ध्यान से देखो, इस पूरी सीक्वेंस को 1/n² ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ 1/2n 1/2 की पावर n। n सोच लो एक बार, टू द पावर n-1। हाँ n-1। एक सेकेंड, ये बन गई हमारे पास सीक्वेंस 1, 1/2, 1/, देखो फर्स्ट वाली टर्म में 2 की पावर 0 है डिनोमिनेटर में, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है। सेकंड टर्म में 2 की पावर 1 है, थर्ड टर्म में 2 की पावर 2 है, फोर्थ टर्म में 2 की पावर 3 है एंड सो ऑन। तो an क्या बन गई मेरे पास, an इज 1/2 की पावर n-1। नाउ लिमिट n approaches to infinity an, limit n approaches to infinity 1/2 raised to the power n-1, क्या बनेगा बताओ। अगर इनफाइनाइट, जीरो यानी कि फाइनाइट वैल्यू आ गई, और किसी को भी नहीं होती, तो आज नेटवर्क की प्रॉब्लम तो रहेगी, वेदर भी ऐसा ही है। 0 आ गई वैल्यू, फाइनाइट हो गई। अगर ये फाइनाइट हो गई तो इसका मतलब हमारे पास जो ये सीक्वेंस है कौन सी, 1/पावर n-1, ये किस तरह की सीक्वेंस हो गई, कन्वर्ज। तो ऐसे चेक करना है आपको। इसी तरह से अब एक एग्जांपल मैं और लेती हूँ। आपको एक सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस क्या है ध्यान से देखो, सिंपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया मैंने, क्या 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये एक सीक्वेंस दी हुई है, ठीक है, क्या बनेगी, ये बनेगी n। यस मैम, ट्रू। यानी कि an क्या हो गया इस केस में, इन दिस केस an,
हाँ an इज n। तो जब आप लिमिट लगाओगे n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ऑन nth टर्म, तो आपके पास आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n विच इज इंफिनिटी। और हाँ जी अगर ये करेक्ट है। इनफाइनाइट आ गया तो इसका मतलब सीक्वेंस क्या हो गई? डाइवर्जिंग नॉन फाइनाइट आ गई। क्योंकि वो इनफाइनाइट आ गई। लेकिन सिंगल वैल्यू आई, अगर यहाँ डबल वैल्यू आ रही होती है हमारे पास, प्लस इन्फिनिटी भी और माइनस इन्फिनिटी भी, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n, वो इवन है या ऑड है, तो हम उसको ऑसिलेटिंग सीक्वेंस बोलते हैं। मैम हेलो, हाँ जी, हाँ जी। इन्फिनिटी है वो भी तो एक टर्म ही है, तो उसको हम फाइनाइट में काउंट नहीं करेंगे। इन्फिनिटी को आप फाइनाइट कैसे कह रहे हो? आपको क्या पता क्या है? जब हम कहते हैं n इज अप्रोचिंग, फाइनाइट मींस जिनको, जो आपको मालूम है कि इसकी वैल्यू आप यहाँ तक काउंट कर सकते हो, इसको तो आप कहीं काउंट ही नहीं कर सकते हो। मैम है तो फाइनाइट वैल्यू ना। बढ़ता जा रहा है, बढ़ता नहीं, आपको मालूम ही नहीं क्या है। आप इसमें से एक आधा नंबर हटा भी दोगे तो भी वो इन्फिनिटी ही रहेगा। इट इज जस्ट एजम्पशन कि वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ n अप टू पता नहीं कहाँ तक, जो आपको मालूम नहीं है, जो फाइनाइट नहीं है। ओके मैम। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है, बस एक आधा आर्टिकल और है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस करने इसी से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है ऑसिलेटिंग सीक्वेंस के एग्जांपल कर चुके हैं ना हम लास्ट लेक्चर में, -1 लिया था और, हाँ, और एक ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली का भी किया था। आपने करा था। हाँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है? फिर इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स पढ़ेंगे। मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब होता है, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया इसको। फर्स्ट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और सेकंड इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग से क्या डिफाइन कर सकते हो आप? इंक्रीजिंग मतलब सीक्वेंस इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस की। सीक्वेंस इंक्रीजिंग कब होगी? जब उसकी हर एक टर्म प्रीवियस टर्म से ज्यादा होगी। नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ज्यादा होगी, यानी आई कैन राइट an+1 is greater than equal to an for all n belongs to natural number, right? लिख सकती हूँ। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? बढ़ती जा रही है हर एक टर्म, यानी कि हर एक टर्म प्रीवियस टर्म से एक ज्यादा नहीं, सॉरी, मतलब इंक्रीज करेगी। और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज an is less than equal to an+1 for all n belongs to natural। कुछ भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। इसी तरह से डिक्रीजिंग मतलब हर एक टर्म प्रीवियस टर्म से कम, हाँ उल्टा आ जाएगा, an+1 लेस देन इक्वल टू an फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और an इज ग्रेटर देन इक्वल टू an+1, कुछ भी। तो इसको बोलते हैं मोनोटोनिकल। हम सीक्वेंस के केस में वर्ड सिंपल इंक्रीजिंग सीक्वेंस यूज नहीं करते, ऑलवेज यूज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। और कोई भी सीक्वेंस या तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, उसको बोलते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस मीन्स विच इज आइदर monotonically increasing or monotonically decreasing, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक सीक्वेंस।
दैट इज नोन एज मोनोटोनिक सीक्वेंस। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ अगर इसको मैं पूरे सीक्वेंस की फॉर्म, यानी A1 इज लेस देन इक्वल टू A2, लेस देन इक्वल टू A3, लेस देन इक्वल टू A4 एंड सो ऑन। यही मतलब हुआ ना, हर एक टर्म अगली टर्म से लेस है इंक्रीजिंग के केस में, और इस केस में A1 is greater than equal to A2, greater than equal to A3, greater than equal to A4 and so on for all n belongs to natural number। ये हो गई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। और कोई भी सीक्वेंस जो या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है उसको क्या बोलते हैं, सिंपली मोनोटोनिक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास आता है, इसके बाद हमारे पास एक वर्ड, इस बार हम पढ़ते हैं मोनोटोनिकली, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली का मतलब, नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ेंगे ना वो हम पढ़ेंगे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, दोनों पढ़ेंगे। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, बोथ। क्या मतलब है इसका, और जो सीक्वेंस या तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक। दो वर्ड है, एक है मोनोटोनिक और एक है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, दोनों में डिफरेंस क्या है? मैम वो इक्वल नहीं होंगे, तो जैसे पहले वाली टर्म है वो दोनों इक्वल होंगे। वेरी गुड। सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने इक्वेलिटी का सिंबल यूज किया था, यानी दो टर्म्स जो हैं वो इक्वल भी हो सकती हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली के केस में इक्वल नहीं होगा, स्ट्रिक्टली के केस में इक्वल नहीं होगा। यानी यहाँ आप सिर्फ लिखोगे an plus 1 इज ग्रेटर देन an फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, an plus 1 is less than an for all n belongs to natural number। इक्वेलिटी नहीं आएगी तभी स्ट्रिक्टली है। अब सपोज मैंने एक सीक्वेंस लिखी, ये शायद हमने पहले भी की थी, सी 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 एंड सो ऑन, ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं है, बट ये मोनोटोनिक है क्योंकि इसके अंदर हम इक्वेलिटी का सिंबल इंक्लूड करते हैं और इसमें हर एक टर्म प्रीवियस टर्म के इक्वल आ रही है। और जहां इक्वेलिटी का सिंबल यूज नहीं होगा वहां हम स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक वर्ड यूज करेंगे, जहां इक्वेलिटी का सिंबल यूज करोगे वहां हम सिर्फ मोनोटोनिक वर्ड यूज करेंगे। क्लियर? यस मैम। अभी एग्जांपल्स लूंगी एक आर्टिकल और कराने के बाद इन सभी तरह की सीक्वेंसेस के, उसके बाद हम सीरीज पे चलेंगे। चले नेक्स्ट पे। मैम हाँ जी, मैम आप इसकी वीडियो अपलोड कर दोगे यूट्यूब पे? आज ना नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है यहाँ पे। हाँ बेटा, मैंने लास्ट वाले भी दोनों लेक्चर्स की अपलोड की है, ये भी हो जाएगी। ये है ठीक कि है मैम। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बस शाम तक कर पाऊंगी। हाँ जी मैम, कोई बात नहीं, ओके। नेक्स्ट देखो, इसके बाद ना एक थ्योरम है जो हमने करनी है, जिसका प्रूफ भी करना है और उसको हम क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे। दैट थ्योरम इज every convergent sequence is bounded, every convergent sequence is bounded। ये हम प्रूव करेंगे। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब व्हाट डज इट मीन, कि जो सीक्वेंस बाउंडेड है वो हमेशा कन्वर्जेंट हो, ये जरूरी नहीं है, बट जो कन्वर्जेंट है वो हमेशा बाउंडेड हो। कौन सी होती है? which is bounded above, फाइनाइट नंबर ऑफ, which is bounded above as well as bounded below, चाहे वो इनफाइनाइट सीक्वेंस ही क्यों ना हो।
जो बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, उसको हम बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। अब हम प्रूव करेंगे कि हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है। अब इस पे आने से पहले एक छोटी सी चीज और करते हैं हम। कन्वर्जेंट, किसी भी सीक्वेंस को जब हम कन्वर्जेंट कहते हैं ना, तो इट मीन्स उस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी कि दैट सीक्वेंस टेंड्स टू अ लिमिट। कोई भी लिमिट आप उसको कंसीडर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ डिफाइन करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। जैसे आप फंक्शन की लिमिट डिफाइन करते हो ना, बिल्कुल उसी तरह से सीक्वेंस की लिमिट डिफाइन करेंगे। हमने एक सीक्वेंस कंसीडर की ए एन, ठीक है, इट टेंड्स टू अ लिमिट एल इफ, जो मैंने पीडीएफ शेयर किया है उसमें सब कुछ प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, यहां से समझाऊंगी। इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m such that, अभी जब मैं लिखूंगी तो आपको ध्यान आ जाएगा, आप फंक्शन की लिमिट ऐसे डिफाइन करते थे, मॉड ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। याद है, ए एन की जगह एफ एक्स होता था बस। जैसे फंक्शन की लिमिट डिफाइन करते थे, बिल्कुल उसी तरह से मैंने सीक्वेंस की लिमिट डिफाइन किया है। इफ फॉर एप्सिलॉन गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट mod of an minus l less than epsilon for all n greater than equal to n। क्योंकि यही डेफिनेशन इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमारी यूज होगी। बाउंडेड दिखाना है, इसका मतलब मुझे ये दिखाना है कि सीक्वेंस की हर एक टर्म किसी एक वैल्यू से या लेस है और ग्रेटर है, दोनों तरफ से, क्योंकि मुझे बाउंडेड दिखाना है, तभी वो बाउंडेड होगी। बाउंडेड अबव भी होनी चाहिए और बाउंडेड बिलो भी होनी चाहिए। तो अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो कंसीडर अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कंसीडर अ convergent sequence, let it is an, ठीक है, कंसीडर अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस an। अगर ये कन्वर्जेंट है तो इट मीन्स दिस सीक्वेंस टेंड्स टू अ लिमिट l। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो एक लिमिट l को टेंड भी करेगी, यानी वो पूरी की पूरी सीक्वेंस किसी एक पॉइंट पे जाके रुकेगी। वो फाइनाइट पॉइंट आपको पता है, दैट पॉइंट इज एल। और अगर वो एल को टेंड करती है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लिमिट एल, ये पूरी की पूरी डेफिनेशन यहां लिखी जाएगी इसके बाद। सॉरी क्या आएगा? मॉड ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन for all n greater than equal to m। और अगर mod of an minus l is less than epsilon, what does it mean? कि an minus l की जो वैल्यू है वो माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई कर रही है। यही मतलब हुआ इसका, ठीक है। ये जो L था इसको इधर और इधर ले गए तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ, L माइनस एप्सिलॉन लेस देन an लेस देन L प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसका मतलब क्या हो गया कि सीक्वेंस की हर एक टर्म इन दो वैल्यूज के बीच में लाई कर गई। कौन कौन सी दो वैल्यूज? L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन। पर किसके लिए? for n greater than equal to m। and what about अगर m से लेस है तो? जब m से ज्यादा वाली वैल्यू सारी हमें पता है कि इस एक पर्टिकुलर नंबर के बीच में लाई कर गई हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या कंसीडर करते हैं? हम टर्म्स कंसीडर करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, am माइनस 1। am तो इसमें काउंट हो गया, और ये वाली दोनों L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन, ये भी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू है।
क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस दे रखी है। एप्सिलॉन तो बहुत स्मॉल होता है विच इज ग्रेटर देन 0। हम क्या करते हैं, इन सारे नंबर्स में से ना दो नंबर्स चूज करते हैं, एक लीस्ट और एक ग्रेटेस्ट। मान लिया p जो है वो लीस्ट वैल्यू है और q जो है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू। इन सब में से p लीस्ट है और q ग्रेटेस्ट है, तो वी कैन से दैट an lies between p and q for all n belongs to natural number। अब उसमें चाहे आप इसको इंक्लूड करो तो ये वाली टर्म्स तो सारी की सारी जो n ग्रेटर देन इक्वल टू m वाली हैं वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, क्योंकि वो दोनों तो इन दोनों के बीच में ही लाई करती हैं। तो यानी कि ये कंडीशन हमारी यहाँ पर आ जाएगी किसके लिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ध्यान से देखो, ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज लेस देन सम नंबर, लेस देन सम वैल्यू, तो बाउंडेड अबव हो गया। इट इज p लेस देन इक्वल टू an या an ग्रेटर देन इक्वल टू p, बाउंडेड बिलो हो गया। बाउंडेड बिलो भी हो गया, बाउंडेड अबव भी हो गया, तो बाउंडेड हो गया। तो दिस इंप्लाइज कि जो सीक्वेंस हमने कंसीडर की थी an, वो सीक्वेंस क्या हो गई, बाउंडेड। और ये हमको प्रूव करना था दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जब इस तरह से प्रूव करना हो ना, तो हम कोई भी एक एग्जाम्पल ऐसा दिखा देते हैं जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई ना होती हो। मतलब कोई ऐसी सीक्वेंस दिखा देंगे जो बाउंडेड तो होगी लेकिन वो कन्वर्जेंट नहीं होगी, तो हम कह सकते हैं कि कन्वर्स हर केस में ट्रू नहीं होता है। तो आपको कोई एक ऐसी सीक्वेंस दिखानी है विच इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट। कैसे, देखो अब हम कन्वर्स यहाँ पर प्रूव करते हैं इसका। जस्ट एक एग्जांपल लूंगी। एक सीक्वेंस लिख रही हूं मैं यहाँ पर, आप बताओगे मुझे कि ये क्या बनेगी, क्या बनेगी बोलो। -1 1 -1 1 चलता गया, ठीक है। क्या ये बाउंडेड है? यस यस मैम। यस, क्योंकि हर एक टर्म इस सीक्वेंस की -1 और 1 के बीच में लाई कर रही है। मतलब -1 और 1 ही है, इक्वालिटी का सिंबल आ गया, है ना। और अगर इस तरह से ये लाई कर रही है, इट मींस जो ये सीक्वेंस है -1 की पावर n, इट इज बाउंडेड। क्या ये कन्वर्जेंट है? यस मैम, हाँ, नॉट कन्वर्जेंट ये बाउंडेड है, इट इज कन्वर्जेंट नहीं है, ऑसिलेटिंग फाइनाइटली, नॉट कन्वर्जेंट। पता है। ठीक है, यहाँ क्या करोगे आप, जब लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an निकालोगे तो वो आपके पास क्या आएगा, +1 -1 डिपेंडिंग कि n जो है वो इवन है या n जो है वो ऑड है। तो दो वैल्यूज आ गई, एक +1 और एक -1। ऑसिलेट कर गया पर वैल्यू फाइनाइट है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑसिलेटिंग फाइनाइटली। अब ये बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है, तो हमने ये वाला पार्ट कर दिया कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हमने एक सीक्वेंस दिखा दी जो बाउंडेड तो है बट वो कन्वर्जेंट नहीं है। इज इट क्लियर? यस मैम। चले नेक्स्ट पेज पे। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? और ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करनी है। मैम मैंने पीडीएफ ड्राइव भेज भेजी देना, हुई है बेटा, भेजी हुई है, चेक करो। थ्योरम वाली। ओके मैम। हाँ, एक चीज उसमें ना करेक्ट कर लेना, शायद जब ये L, मैंने ये वाला L जब इधर लिखा था ना, L माइनस एप्सिलॉन लेस देन an लेस देन L प्लस एप्सिलॉन, मैं शायद यहाँ पर -L लिख हटाना भूल गई हूँ,
उस पीडीएफ में, तो आप लोग करेक्ट कर लेना उसको। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। यहाँ शायद -l लिखा रह गया, वो -l नहीं आएगा ना, क्योंकि l तो हम लेके जा चुके हैं दोनों साइड पे। तो उसको एक बार थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, मेरे ख्याल से रह गया है वो शायद, या फिर मैं फिर उसको करेक्ट करके रीसेंड करूंगी। चलिए अब इसके बाद हम एक दो एग्जांपल्स लेते हैं, बाद में सीरीज पे आएंगे सीक्वेंस वाला। और एग्जांपल लेने से पहले एक दो रिजल्ट्स हैं जिनको आप याद रख सकते हो, डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो, जिसमें से पहला एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो कि बाउंडेड अबव है वो हमेशा कन्वर्जेंट होती है। एवरी monotonically increasing sequence which is bounded above is convergent, वो हमेशा कन्वर्जेंट होगी ऑलवेज। इसी तरह से every monotonically decreasing sequence which is bounded below, उल्टा हो गया सेकेंड पॉइंट, every monotonically decreasing sequence which is bounded below is divergent, ये हमेशा होगा। तो मतलब अगर कहीं क्वेश्चन में, सॉरी इट इज ऑल्सो कन्वर्जेंट क्योंकि वो सीक्वेंस डिक्रीजिंग है ना हमारे पास, तो एक वैल्यू तो आई। एक सेकेंड, मतलब अगर कहीं आप लिमिट लगा के नहीं भी चेक करना चाहो, लेकिन आप ये दिखा सकते हो कि वो एक मोनोटोनिकली सीक्वेंस है, तो उस केस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो आप उस केस में इसको लिख सकते हो इस तरह से। ये भी क्या आएगी? कन्वर्जेंट। और अगर इसका उल्टा चलाएंगे, विच इज नॉट बाउंडेड अबव, तो डाइवर्जेंट हो जाएगी, विच इज नॉट बाउंडेड बिलो, वो भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो आप इन क्वेश्चंस को, इन रिजल्ट्स को डायरेक्टली कहीं यूज भी कर सकते हो। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हम ये चीजें देखेंगे कि किस तरह से वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, किस तरह से मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है या कन्वर्जेंट है। अब एक सीक्वेंस लिखी मैंने 1/2, 2/3, 3/4, so on n/n+1 ... ये एक सीक्वेंस है हमारे पास, चलती जा रही है। ठीक है, बताओ ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है? दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली, अच्छा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए हमें क्या चेक करना है? हर एक टर्म नेक्स्ट टर्म से अगर लेस है तो इंक्रीजिंग, ग्रेटर है तो 1/2 इज लेस देन 2/3 और ग्रेटर देन 2/3। 1/2 is less than 2/3, लेस, यस मैम। 2/3 is less than 3/4। यस, इसका मतलब ये देखो 1/2 लेस देन 2/3 लेस देन 3/4 एंड सो ऑन, यानी हर एक टर्म अगली टर्म से लेस है। इट मीन्स an is less than an+1 for all n belongs to natural number। यस मैम। तो कौन सी सीक्वेंस हो गई? मोनिटो इंक्रीजिंग, Yes. वो स्ट्रिक्टली आएगी Strictly monotonically increase। क्योंकि इक्वल तो है ही नहीं। ठीक है, इसी तरह से एक और लिखते हैं, वो भी बताओगे आप। नेक्स्ट इज n/n² + 1।
अच्छा, अब हम ना इसको इस तरीके से भी चेक करके दिखा सकते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कैसे? हम ये कहते हैं ना कि इंक्रीजिंग अगर an ग्रेटर देन इक्वल टू an प्लस 1 है तो क्या है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। और अगर an लेस देन इक्वल टू an प्लस 1 है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अगर हम इस तरह से नहीं चेक कर पाए कभी कि टर्म्स हमारे पास लेस आ रही है, तो हम क्या करते हैं, हम इन जनरल an माइनस an प्लस 1 की वैल्यू निकालते हैं। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, इफ an माइनस an प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हो गया? an इज ग्रेटर देन इक्वल टू an प्लस 1। और अगर an इज ग्रेटर देन इक्वल टू an प्लस 1 तो कौन सी सीक्वेंस होती है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। और अगर हमारे पास ये डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसका मतलब an इज लेस देन इक्वल टू an प्लस 1। और अगर an इज लेस देन इक्वल टू an प्लस 1 है तो कौन सी सीक्वेंस होती है? मोनोटोनिकली इंक्रीज। या तो आप नहीं होगी मैम, स्ट्रिक्टली अगर नहीं देखो, अगर इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा तो स्ट्रिक्टली है, अगर इक्वालिटी का साइन आएगा तो स्ट्रिक्टली नहीं है। अब आप अगर n की फॉर्म में कर रहे हो, n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी है, तो आप कुछ कह नहीं सकते हो ना, इसलिए आप जनरल तो यही लेकर चलते हो। स्ट्रिक्टली इसी का ही केस है, अगर इक्वालिटी हटा दोगे तो स्ट्रिक्टली हो जाएगा। यहाँ आपने जैसे चेक किया, आपको पता है 1/2 लेस देन 2/3, 2/3 लेस देन, और मे भी इंफिनिटी तक जाते जाते क्या पता डिफरेंस इतना कम आ जाए कि कोई इक्वल भी आ जाए टर्म। तो इन जनरल हम उसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोलेंगे। स्ट्रिक्टली वहां बोल सकते हो आप, जैसे फाइनाइट टर्म्स दे रखी हैं, आपको पता है कि ये 5 टर्म्स कंपेयर करनी है और 5 टर्म में से एक भी केस ऐसा नहीं है जहां पे इक्वालिटी का सिंबल आ रहा है, तो आप वहां बोल सकते हो। ठीक है, बट इन जनरल हम उसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोलते हैं। उसी का केस है स्ट्रिक्टली, जब हम इक्वालिटी का सिंबल हटा देते हैं। अब जब यहाँ हम सब कुछ ही n की फॉर्म में कर रहे हैं तो इन जनरल हम इसको साथ लेकर चलेंगे इक्वालिटी को। नहीं है वो इसका एक स्पेशल केस। जैसे अब ये सीक्वेंस दे रखी थी n/n² प्लस 1, इसको अब मैं इस तरीके से करके बताऊंगी एक बार। nth टर्म लेंगे, n प्लस 1th टर्म लेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, क्या बनेगा बताओ? क्या थी an? क्या था? n/n² प्लस 1। an प्लस 1 क्या था? n प्लस 1/n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस। निकालो, फाइंड आउट an माइनस an प्लस 1 या an प्लस 1 माइनस an, जो भी आपकी मर्जी है निकालना चाहो। आइदर an प्लस 1 माइनस an और an माइनस an प्लस 1, जो भी आप मैम वही वाला क्वेश्चन करा रहे हो ना आप, जहाँ पे n की जगह n ले लिया और n की जगह n+1 ले लिया। हाँ, क्योंकि वो nth टर्म थी, वो n+1th टर्म है बस। सीधा नंबर नहीं पुट कर सकते मैम, 1 और 2, वो भी तो n और n+1 की। तो हम वैसे देखो, पिछले में मैंने बहुत सिंपली तुम्हें पुट करके बता दिया, लेकिन उसमें हम सिर्फ 2 ही टर्म कंपेयर कर पाए हैं, या तो 3-4 टर्म्स और लिख के कंपेयर करके दिखाओ, और या फिर जनरल मैंने दोनों से करके दिखाया, इसलिए एक एग्जांपल टर्म पुट करके दिखाया और एक एग्जांपल इस तरह से पुट करके दिखाया। ठीक है, करने आप उस तरह से भी करके दिखा सकते हो, बट फिर कम से कम यूनिफॉर्मिटी दिखाने के लिए 4-5 टर्म्स कंपेयर करके दिखाओगे। इससे सारे ही हो जाएंगे मैम। हाँ, इसमें तो सारा ही हो गया ना, जनरल ले लिया मैंने n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इसके अंदर तो हर एक टर्म आ गई, एक ही बार करके दिखाना पड़ेगा आपको। अब जैसे सपोज आप इसमें निकालते हो an माइनस an प्लस 1, क्या बनेगा बताओगे? n अपॉन, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आएगी, एलसीएम लेना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना, क्या बनेगा? n² प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1। इस पूरे को क्या लिख सकती हूँ? n² प्लस 2n प्लस 2। एलसीएम ले लें,
n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 क्या बनेगा बोलो? n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n क्यूब माइनस n माइनस n स्क्वायर माइनस 1। देखो क्या आता है, n क्यूब से n क्यूब कट गया, क्या बच गया? 2n स्क्वायर और एक n स्क्वायर माइनस का क्या बच गया? n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 2n। क्योंकि n क्या है यहाँ पे? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये वाली टर्म तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव। n स्क्वायर प्लस n 1 से हमेशा ग्रेटर होगा। n हाँ जी स्क्वायर पॉजिटिव है प्लस ये। n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो ये वाली टर्म भी हमेशा पॉजिटिव, यानी कि an माइनस an प्लस 1 जो है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा यहाँ, हाँ अब ये स्ट्रिक्टली आएगा, यहाँ ये नहीं आएगा साइन। क्यों नहीं आएगा बताओगे? क्योंकि ये टर्म 0 बन ही नहीं सकती। n को 1 रखोगे तो ये मिनिमम वैल्यू 1 देगी। हाँ जी, है ना? तो यानी कि an जो है वो ग्रेटर देन an प्लस 1 हो गया, और अगर an ग्रेटर देन an प्लस 1 हो गया तो किस तरह की सीक्वेंस है? हाँ जी, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो यहां से अब देखो बन गया हमारे पास केस कि वो स्ट्रिक्टली वाला वर्ड आ गया। क्यों? क्योंकि न्यूमिनेटर 0 बन ही नहीं सकता। n को अगर आप 1 भी रखोगे तो भी वैल्यू सॉल्व करके 1 आती है, 0 किसी भी हाल में। अगर सिर्फ n माइनस 1 होता ऊपर, n स्क्वायर नहीं होता तो बन सकता था, तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलते।